हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पतंजलि फूड्स के स्टॉक के बारे में। लगातार लोअर सर्किट क्यों लगा रही है बाबा रामदेव जी की कंपनी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफ़ी कमेंट्स में भी पूछा जा रहा है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्यों पतंजलि फूड्स गिर गिर रहा है। तो डेफिनेटली इस वीडियो में डिटेल स्टडी लेकर आया हूँ आपके सामने कि पतंजलि फूड्स के गिरने के पीछे का कारण क्या है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कब जाके जो गिरावट है ये थमेगी। जो काफ़ी अभी स्पेकुलेशन लग रहा है कि क्यों गिर रहा है, क्या अभी जो मार्केट में इंसिडेंट चल रहा है उसका रीज़न है पतंजलि फूड्स के गिरने का। तो डेफिनेटली ये सब जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में उसको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पतंजलि फूड्स के अंदर रेगुलरली लोअर सर्किट लग रहे हैं, राइट। लगातार लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछला एक हफ्ता रहा इसके लिए करीबन 15% ज़्यादा की गिरावट नज़र आई। ऑलमोस्ट इससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक जो है वो 24%, उस साल की शुरुआत तो काफ़ी ख़राब रही है इनके लिए। ऑलमोस्ट 24% स्टॉक जो है वो डाउन चला गया है। शेयर का जो 52 हफ्तों का हाई हमने देखा था वो था ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास का, और अब शेयर अपने 52 हफ्तों के लोस पे ट्रेड कर रहा है। जो करंट वैल्यू चल रही है इसकी 911.40। तो ऐसा ड्रास्टिकली हो क्या गया कि पतंजलि फूड्स लगातार गिर रहा है। लगातार गिरावट जो है वो यहाँ पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए दोस्तों आपको कंपनी के नंबर्स को समझना पड़ेगा जो हाल ही में रिलीज हुए थे, राइट। कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर पेश किए। लगातार आप देख सकते हैं कि कंपनी की नेट सेल्स के अंदर कितनी शानदार ग्रोथ है। लगातार कंपनी की ग्रोथ जो है वो दिख रही है। इस क्वार्टर में ज़रूर कह सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर के मुताबिक कंपनी ने थोड़ी सी कम सेल्स करी। जो पहले 8,514 करोड़ की सेल्स थी वो 7,927 करोड़ की सेल्स रह गई। लेकिन साल भर साल जो करीबन 6,280 करोड़ की सेल कंपनी ने करी थी वो 7,927 करोड़ पे रही। तो सेल्स तो कंपनी की बढ़िया थी, बट अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिप था कंपनी के। दोस्तों जब भी कोई सेल्स दिखता है, यानी सेल्स मतलब कंपनी का रेवेन्यू, राइट। सो कंपनी का रेवेन्यू जब भी देखता है डेफिनेटली कोई भी एक्सपेंडिचर देखने को इच्छुक नहीं होता। लेकिन एक्सपेंडिचर आप समझिए दोस्तों, जिस कंपनी में बिजनेस जो कर रही है ना, जो ये पूरी सेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा हाई मार्जिन वाला सेक्टर है। मतलब मार्जिन्स मेंटेन करना इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कंपनी का एक्सपेंडिचर भी लगातार देखेंगे ना, तो कंपनी अगर यहाँ पर 7,926 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उस पर 7,558 करोड़ कंपनी को खर्च भी तो करने पड़ रहे हैं। अब डेफिनेटली वो कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर करना कोई बुरी बात तो नहीं है। डेफिनेटली बुरी बात नहीं है, एक्सपेंडिचर तो होता ही है, बिजनेस कर रहे हो आप। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या मार्जिन कंपनी पास ऑन कर पा रही है। बिकॉज कोई समझा नहीं, बट हुआ क्या था दोस्तों, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अब ये दोस्तों जो भी सनफ्लावर ऑयल है ना, ये यूक्रेन से बहुत मात्रा में आता था। बिकॉज यूक्रेन इसका डेफिनेटली एक अच्छी जगह है जहाँ पे यूक्रेन में सबसे ज़्यादा ये मिल जाता है। बट क्योंकि दोस्तों वॉर हो गया और एडिबल ऑयल की प्राइसेस के अंदर आपने उछाल देख लिया, फिर सरकार ने इंटरवीन किया। सरकार ने कहा कि नहीं, आप उस प्राइस से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो फॉरेन मार्केट से इन कंपनीज को मिल रहा है ऑयल, तो वो तो डेफिनेटली इनको अपने नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो गई, अगर वो पास ऑन नहीं करेंगे अपनी पूरी कॉस्ट को, राइट। सो ये डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए, भले वो पतंजलि फूड्स हो, भले वो अडानी विल्मार हो। अभी अडानी विल्मार के नंबर्स निकल के नहीं आए, बट ये बात ध्यान रखिएगा वो नंबर्स भी कोई खास अच्छे निकल के नहीं आएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने आपको क्या कहा, मार्जिन की सबसे इंपॉर्टेंट देखिए समस्या होती है इन कंपनीज को। मार्जिन अगर ये मेंटेन कर ले तो बहुत बेहतर है। जैसे आपने स्टॉक को देखा ही है कि बहुत शानदार रिटर्न कमा के दिए पतंजलि फूड्स ने, जो पहले रुचि सोया के नाम से मिलता था। लेकिन दिक्कत क्या होगी, मार्जिन एग्जैक्टली मेंटेन नहीं हो पाए। इस बार दोस्तों जब कंपनी ने अपना मुनाफा पोस्ट किया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंपनी का मुनाफा तो बहुत बेहतर निकल के आया। 270 करोड़ के आसपास का कंपनी ने अपना प्रॉफिट पेश किया। पिछले क्वार्टर के मुताबिक जो 112 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़ के 270 करोड़ हो गया। और यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया। और जो पिछले साल कंपनी का मुनाफा लगातार 234 करोड़ के आसपास स्टेबल चल रहा था, वो 270 करोड़ हो गया। बट अगेन इसके आगे भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पॉइंट था, वो था दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अब क्या देख रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है 234 से 270 करोड़, 112 करोड़ से 270 करोड़। लेकिन कंपनी का आप ईपीएस देखने जाएंगे ना, तो कंपनी का ईपीएस नहीं बढ़ा साल भर साल में। जो 7.91 का ईपीएस था वो 7.44 का रह गया। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ आया है, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा हुआ आया है, बट स्टिल ईपीएस डाउन क्यों गया है? मार्जिन्स।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है, क्योंकि ड्यू टू हायर कमोडिटी कॉस्ट हम कह सकते हैं, इन सब के कारण जो डेफिनेटली कंपनी है वो अपने मार्जिन्स को मेंटेन नहीं कर पाई। इसलिए अगर आप एनालिस्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे ना, तो वो साफ साफ क्या कह रहे हैं कि द नंबर्स वर बिलो एनालिस्ट एस्टिमेट। सबसे बड़ी बात तो कंपनी जो अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पेश किए वो हमारे अनुमान से तो काफ़ी नीचे निकल के आए। उसके अलावा क्या है, क्योंकि एक हाई मार्जिन वाला ये बिजनेस है और इसमें जो कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो अंडर प्रेशर रही ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस। सो अगेन, अगर आपको पता चल ही चुका है कि दोस्तों नंबर्स के खराब आने का रीज़न क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो मार्जिन्स है वो मेंटेन नहीं कर पाना ये सबसे बड़ी समस्या रही है। इसीलिए दूसरी बात अगर आप समझेंगे तो अभी भी एनालिस्ट क्या मानते हैं कि जो स्टॉक है वो और भी ज़्यादा गिर सकता है ऑन द बैक ऑफ ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। अब एक और फैक्टर कौन सा है, ये अनडाउटेडली आपके लिए जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, जो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है और डेफिनेटली आजकल आप अडानी इंसिडेंट से तो आप समझ ही चुके हैं कि हो क्या रहा है। सवाल या निशान उठते हैं कि आप लगातार इतनी स्टेक कैसे रख सकते हैं एक कंपनी के अंदर, क्योंकि अभी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पतंजलि फूड्स के अंदर 80.82% है और सेबी का नॉर्म क्या है कि आपको 75% से कम, थोड़ी बहुत चाहे तो 74.9 तक रख लीजिए, 74% तक रख लीजिए, बट 75% से कम रखनी पड़ेगी। तो ये अब माना जा रहा है कि पतंजलि फूड जो है वो कभी भी अपना एफपीओ या फिर ओएफएस अनाउंस कर सकती है। अब आई थिंक एफपीओ अनाउंस करने के चांसेस अगेन बहुत कम दिखते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी कंपनी ने अपना एक एफपीओ लाया था, अगेन वो सॉलिड था, अच्छा एफपीओ निकला था। बट अगर इस बार वापस से कंपनी एफपीओ के थ्रू लाती है तो डेफिनेटली देखना होगा कि मार्केट्स में क्या वो पैसा जिस तरह से पहले आ रहा था क्या अभी आ सकता है। दूसरा क्या है, अगर कंपनी ओएफएस लाती है तो स्टॉक के अंदर अनडाउटेडली और गिरावट के संकेत हो जाएंगे, क्योंकि ओएफएस जब भी आता है उसका स्टॉक का प्राइस तो नीचे ही आएगा, एफपीओ का भी हाल नीचे में ही आएगा, बट ये है कि ओएफएस डायरेक्ट हो जाता है। सो आई थिंक अब ओवरऑल हमको देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स है। तो यही बात है कि अगर दोस्तों सेबी का नॉर्म जो बेसिकली अगर कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पाती तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ओवरहैंग ऑन प्रमोटर स्टेक सेल टू कंप्लाई विद सेबीज नॉर्म्स बीइंग द मेन वंस। ये बात ध्यान रखिएगा, गिरावट के पीछे का रीजन सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि इनको सेबी का पूरा नॉर्म फुलफिल करना है 75% से कम स्टेक का। तो अगर वो स्टेक कंपनी को उससे कम रखनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओपन मार्केट में मेरे हिसाब से 5% सारी एक साथ बेचना ये गलत हो जाएगा। इसीलिए अब कंपनी डेफिनेटली उसके बारे में विचार कर रही है। देखना होगा कि आगे किस प्रकार का फैसला निकल के आता है, क्योंकि ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी किस तरह से अपना शेयर्स को बेचती है ताकि सेबी के नॉर्म को फुलफिल कर सके। एंड क्योंकि अभी मार्केट में मुझे लगता है कंडीशन काफ़ी ख़राब दिख रही है इन आईपीओ एफपीओस के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है कि एफपीओस का रूट तो कंपनी खुद भी ना अपनाए। अगर अपना भी लेती है तो देखना होगा कि कितना ज़्यादा डिस्काउंट कंपनी अवेल करती है अपने इन्वेस्टर्स को, बिकॉज डिस्काउंट दिया तो और शेयर में गिरने की चांसेस जो है वो साफ साफ है। बिकॉज लगातार क्या है, जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई है तब से शेयर में गिरावट चालू हुई है और लोगों को लग रहा है कि क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हो रहा है, तो वह बेसिकली ऐसा नहीं है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो डेफिनेटली खुद कंपनी है, कंपनी के नंबर्स, कंपनी के ऊपर जो भी दोस्तों अभी कह सकते हैं कि ओवरहैंग चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, उसके कारण जो कंपनी है वो गिरावट के दौर पे आपको नज़र आ रही है। क्वेश्चन अब यही निकल के आता है कि क्या पतंजलि फूड्स अब रुक सकता है इस गिरावट से अब अगेन मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली पतंजलि फूड्स या फिर रुचि सोया जिसको हम कह सकते हैं, एक हमने अच्छी तेज़ी देखी थी, राइट। स्टॉक को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो भले नाम चेंज होने के बाद स्टॉक में आपको 12% के आसपास की गिरावट दिख रही है, बट रिटर्न्स तो अनडाउटेडली बहुत कमा के दी। मेरे हिसाब से पतंजलि फूड्स में थोड़ा सा अभी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है, बिकॉज अगर ये आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बेसिकली मैनेज नहीं कर पाई तो ये एक मेजर कंपनी के लिए सेटबैक हो जाएगा। और आई थिंक नंबर्स जो डेफिनेटली मार्केट के इनलाइन निकल के नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मार्केट शेयर भी थोड़ा पतंजलि फूड्स जो है वो खो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर डेफिनेटली अभी एक्सपोर्ट्स की भी चिंता जो है वो बनी हुई है पतंजलि फूड्स के अंदर। तो ये लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट अगेन ये कि अगर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है तो एक बार ऐसा होगा कि जब अपर सर्किट लगाएगा तब भी थोड़े से लगातार लगेंगे। तो आई थिंक अभी तो ज़्यादा अच्छा यही है, जिनके पास ऑलरेडी है वो बने रहे और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल वेट करिए, अभी कोई लेने की चेष्टा नहीं करनी है मेरे हिसाब से, तो ये बेहतर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है पतंजलि फूड्स के गिरने का कारण।